हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। सारे विद्यार्थी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार कमेंट करके बता देंगे सारे विद्यार्थी। हाँ, तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। क्या करेंगे? एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी वो ये है, अगर आपको नहीं पता कि एक करंट अफेयर की क्लास होती है सुबह 6:30 बजे 6:30 AM पर। आप कोई सा एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पुलिस अकेला एग्जाम नहीं, यूपीएसआई अकेला नहीं, यूपी ट्रिपल एससी नहीं, जो लोग यहाँ पे पढ़ते हैं यूपी के किसी एग्जाम के लिए, तो सिर्फ यूपी के एग्जाम नहीं बल्कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी से मेरी गुजारिश है इस करंट अफेयर की 6:30 बजे वाली क्लास को, विवेक सर की क्लास होती है, सभी विद्यार्थी अटेंड करेंगे। मुझे लगता है कि आप में से कोई एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा कि ऐसी ये क्लास अटेंड नहीं करता होगा, इस क्लास को नहीं पढ़ता होगा। अगर है ऐसा तो गलती कर रहे हो आप। इस 6:30 बजे वाली क्लास को आप जरूर देखा करो दिन में, ठीक है। इस क्लास के नोट्स बनाए करो। कभी कभी ये हो सकता है कि शायद आप उठ ना पाओ, लेकिन बाद में देख लो। चलो हम बात करते हैं आज की। और आज हमारा जैसे कि पता है यूपी का करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं। यूपी का करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं। तो करंट अफेयर हमें तैयार करना पड़ता है। हमने कितना भी पुराने टाइम पे पढ़ लिया हो, लेकिन हमें बार बार तैयार करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेटेस्ट भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें लेटेस्ट भी होती हैं, तो हमें करनी पड़ती हैं। उनमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें आज हो सकती हैं हम लोग करेंगे, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको हम लोग करेंगे ज़रूर, ठीक है। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में तभी सारी चीज़ें कवर हो पाएंगी जब हम इस क्लास को लेंगे और ये टॉपिक भी हम लोग टच करेंगे, क्योंकि पूछा जाता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ से। तो मैं एक एक करके कराने की, मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं करा रहा, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म में आप कुछ ही चीज़ों को कवर कर सकते हो, लेकिन टॉपिक वाइज अगर एक पूरा टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया तो उसका कुछ भी आए एग्जाम में आप कर पाओगे, उसका कुछ भी आए एग्जाम में तो आप कर पाओगे। चलिएगा, ठीक है भाई। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के चर्चित स्थल। उत्तर प्रदेश के चर्चित स्थल हाल ही में जो चर्चा में रहे हैं, पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में जो भी चर्चा में रहे हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश की राजधानी। क्या आता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी। और राजधानी कौन सी है? कैपिटल क्या है? लखनऊ। तो सबसे पहले नंबर पे आता है लखनऊ। लखनऊ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों लखनऊ पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहा है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं हम उनको करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ था जिसको हम महान कीर्तन दरबार कह सकते हैं। ध्यान से सुनो, उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम हुआ था जिसे हम महान कीर्तन दरबार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? महान कीर्तन दरबार। ये जो महान कीर्तन दरबार का आयोजन हुआ था लखनऊ में, ये आयोजन हुआ आपके 9 जुलाई 2019 को। कब हुआ था? 9 जुलाई 2019 को इसका आयोजन हुआ था। 9 जुलाई 2019 को इसका आयोजन हुआ था। अब ये 9 जुलाई 2019 को इस महान कीर्तन दरबार का आयोजन क्यों किया गया? आपको नाम से दिख रहा होगा कि महान कीर्तन दरबार एक धार्मिक आयोजन है, एक धार्मिक आयोजन है महान कीर्तन दरबार। ये हुआ था जो गुरु नानक देव जी थे, उनके जन्म दिवस के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर। उनका 50वां जन्म दिवस था। इसे हम प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 50वें प्रकाश पर्व के रूप में। हाँ, प्रकाश पर्व के रूप में हम इसको मनाते हैं, उनके जन्म दिवस को। क्योंकि अगर आप देखो तो जो गुरु नानक साहब थे, क्या थे? गुरु नानक साहब थे, सिखों के जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक साहब। गुरु नानक साहब का जन्म 1469 में हुआ था। गुरु नानक साहब का जन्म 1469 में इनका जन्म हुआ था। ये हुआ था कहां पर? ननकाना साहिब, पाकिस्तान में, ठीक है। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? हाँ जी, पाकिस्तान में। क्या नहीं दिख रहा? फेस नहीं दिख रहा। फेस दिख रहा होगा, क्यों नहीं दिख रहा भाई?
चलो हाँ हाँ, तो 1469 को इनका जन्म हुआ था, 1469 को इनका जन्म हुआ था। और हम बात कर रहे थे इस महान कीर्तन सागर की, तो इनके 550वें जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश में एक आयोजन किया गया था, जिसे हम महान कीर्तन दिवस के रूप में जानते हैं, महान कीर्तन दिवस के रूप में जानते हैं। और इस कीर्तन दरबार का महान कीर्तन दरबार का जो उद्घाटन था वो प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने किया। इसका जो उद्घाटन था वो प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, योगी आदित्यनाथ ने किया, ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस बात को आप याद रखेंगे, योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है भाई, हाँ जी, योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। चलो आगे हम लोग देखेंगे कि लखनऊ में और क्या हुआ, लखनऊ में और क्या हुआ। एक और न्यूज़ है 28 जून 2019 की, तो इसको आप लिख लेना, महान कीर्तन दरबार। ये भी पूछा जा सकता है कि इसके जन्म दिवस पर ये किया गया, आयोजित किया गया, या इसका उद्घाटन किसने किया, ठीक है। तो गुरु नानक साहब के 550वें प्रकाश पर्व किया अवसर पर इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया, इसका उद्घाटन किया गया प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा। योगी आदित्यनाथ की अगर हम लोग बात करें तो ये 2017 में प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं। इससे पहले ये गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे और 5 बार गोरखपुर से सांसद बने हैं। क्या हुआ, 5 बार गोरखपुर से सांसद बने। हाँ बलदाऊ जी वर्मा, वो मेरे से गलती हो गई, ननकाना साहब नहीं होगा, तलवंडी होगा, ठीक है, हाँ पाकिस्तान में, बिल्कुल, ननकाना साहिब में इनकी मृत्यु हुई थी 22 सितंबर 1539 में। वो गलती से निकल गया था, मैं उसे सुधारना चाह रहा था। 22 सितंबर 1539 ननकाना साहिब में, मैं इसको सही करवाता अभी, ननकाना साहिब में, हाँ ननकाना साहिब में इनकी मृत्यु हुई थी। इसको सही में करा देता, कोई बात नहीं, बट थैंक यू आपने मुझे बताया, ठीक है। मुझे रियलाइज हो गया था बताने के बाद ही कि मैंने जो जन्म मृत्यु थी उसका बता दिया ननकाना साहिब, बट कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी सॉरी, ठीक है, वेरी सॉरी। आगे हम लोग चलते हैं और 28 जून, हाँ अब मैं इसको मिटाता हूं, 28 जून 2019 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, 28 जून 2019 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सिविल सैन्य संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। 28 जून 2019 को 28 जून 2019 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सिविल सैन्य नागरिक सैनिक सिविल सैन्य सिविल सैन्य संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है, सिविल सैन्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सिविल सैन्य संपर्क सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया आपके लखनऊ में। कहाँ पर किया गया, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था 28 जून 2019 को, 28 जून 2019 को इसका आयोजन किया गया, ठीक है, आयोजन किया गया। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद चलते हम लोग 15 सितंबर 2018, 15 सितंबर 2018 को चलते हैं। यहाँ पे एक यूपी स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित की गई, यूपी उत्तर प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित की गई। क्या किया गया भाई मेरे, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित की गई, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित की गई। और ये जो आयोजित की गई थी वो आपकी IIM परिसर में की गई थी। लखनऊ का जो IIM परिसर है ना, भारतीय मैनेजमेंट या प्रबंध संस्थान है, तो IIM लखनऊ के IIM परिसर में, IIM लखनऊ के परिसर में इसको आयोजित किया गया, लखनऊ के IIM परिसर में इसको आयोजित किया गया। आयोजित कराने वाला विभाग था IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, ठीक है। इसका आयोजित कराने वाला, किसकी बात कर रहे हैं, यूपी स्टार्टअप कॉन्क्लेव को आयोजित किया गया लखनऊ के IIM लखनऊ में। इसको जो आयोजित कराया था वो प्रदेश का IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के द्वारा, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के द्वारा इसको आयोजित किया गया। हाँ, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के द्वारा इसको आयोजित किया गया था,
कहाँ पर आयोजित किया गया था? लखनऊ के IIM में, ठीक है, भारतीय या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM लखनऊ में इसको आयोजित किया गया, ठीक है। यहां तक आपने कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक विभाग, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के द्वारा लखनऊ में इसको आयोजित किया गया, ठीक है। इसमें सहयोग लिया गया था IIM लखनऊ का, उन्होंने इसको सहयोग किया था क्योंकि उनके यहाँ पर आयोजित किया गया था, और लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन का सपोर्ट रहा था। चलेगा। तो लखनऊ में बहुत सारी जानकारियां जो हाल फिलहाल में हमने हुई थी, बड़े समिट वगैरह जो हुए थे देखे। पहला तो महान कीर्तन दरबार 9 जुलाई 2019 को, 9 जुलाई 2019 को महान कीर्तन दरबार आप याद रखेंगे। बाकी का 28 जून 2019 को आपका क्या, 28 जून 2019 को आपका क्या हुआ लखनऊ में? हाँ जी, 28 जून 2019 को, हाँ जी, 28 जून 2019 को सिविल सैन्य संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया। सिविल सैन्य संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया। बाकी का 15 सितंबर 2018 को यूपी स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक। हाँ, यूपी स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये 4-5 इंपॉर्टेंट थी जानकारी मैंने आपको कराई। आगे हम लोग देखते हैं गोरखपुर के बारे में देख लेते हैं। गोरखपुर क्यों चर्चा में था और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे पिछले समय पे काम हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट पिछले समय पे। इन क्वेश्चंस को, इन सारे टॉपिक को मैं क्वेश्चन की फॉर्म में कराता तो एक ही टॉपिक आ पाता वहां से, या एक ही क्वेश्चन बन पाता। इनके ढेर सारे क्वेश्चन आपके बन सकते थे, बट उनका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया। यहाँ पे एक लखनऊ में इनोवेटिव फार्मर्स मीट, उत्तर प्रदेश की इनोवेटिव फार्मर्स अर्थात किसानों की एक समिट कराई गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम किसान शामिल हुए और उन किसानों को इनोवेटिव तरीके से खेती करने के सुझाव दिए गए, उनको वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के सुझाव दिए गए। तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। यह हुआ था 22 जून 2019 को। कब हुआ था? 22 जून। गोरखपुर में 22 जून 2019 को इनोवेटिव फार्मर्स मीट, इनोवेटिव फार्मर्स मीट, ऐसे लिखेंगे, इनोवेटिव फार्मर्स मीट, ठीक है, जहां पर उत्तर प्रदेश के किसानों को बुलाया गया। देखो, किसानों को बुलाया जाना और उनको वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के बारे में बताया जाना, नए नए इनोवेटिव तरीके बताए जाना उनको, तो इससे किसानों की मदद हो सकती है, ठीक है। तो क्या किया गया? इनोवेटिव फार्मर्स मीट आयोजित की गई गोरखपुर में 22 जून 2019 को। और ये कहां पर की गई? जो मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय है, क्या है ये, आयोजित की गई मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विद्यालय, मदन मोहन मालवीय टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग प्राविधिक विश्वविद्यालय, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है, यूनिवर्सिटी, प्राविधिक विश्वविद्यालय, हाँ, प्राविधिक विश्वविद्यालय, टेक्निकल यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। तो मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी में इसको आयोजित किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 22 जून 2019 को इनोवेटिव फार्मर्स मीट कहां पर आयोजित की गई? तो आपके गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय में इसको आयोजित किया गया। हाँ, बीईओ पे क्लास नहीं चल रही भाई, ये डेली बताते हो, तो बीईओ पे पढ़ोगे या यहाँ पे पढ़ोगे, बात तो एक ही है। चलो आज की कोई बात नहीं, आप आज यहीं पढ़ लो, कल से वहाँ पे चलेगी। मैं भूल जाता हूँ, क्या किया जाए। शुरुआत में आप कमेंट कर दिया करो, 1-2 लोग आके, मैं कुछ ऐसा तरीका निकालूंगा जिससे भूलूं ना आगे से, जिससे मैं ये ना भूलूं कि बीईओ पे भी ये क्लास चलनी है, ठीक है, बीईओ पे भी ये क्लास चलनी है।
मैं भूल जाता हूं, लेकिन कोशिश रहेगी आगे से कि कुछ नया तरीका निकाला जाए जिससे ये भूल ना हो, क्योंकि ये भूल महंगी पड़ सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसको अब गोरखपुर को यहीं छोड़ते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आपको नॉर्मल सा दिख रहा होगा। इनोवेटिव फार्मर्स मीट, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इनोवेटिव फार्मर्स मीट का आयोजन किया गया था। इनोवेटिव फार्मर्स मीट का आयोजन किया गया था 22 जून 2019 को गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय में, मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय में। अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर आपके उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग का, पूर्वोत्तर का, पूर्वी भाग का, पूर्वांचल का एक जनपद है जहां पर बरसात सबसे ज्यादा होती है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है आपका गोरखपुर। साथ के साथ ये राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको गोरखपुर के बारे में पता लग गए। वर्तमान में अगर सांसद देखा जाए तो रवि किशन यहाँ के सांसद हैं। कौन है? रवि किशन यहाँ के सांसद हैं, क्योंकि पिछले कई सारे एग्जाम में सांसद के नाम पूछे गए हैं। लखनऊ से पूछा गया था कि जो आपके वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, लखनऊ से सांसद ने पूछा गया कि किस प्रत्याशी को हरा के बने थे, सपा का प्रत्याशी कौन था इनके अगेंस्ट, बताओ। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते थे, अब तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये मुश्किल हो गया है थोड़ा सा, ये क्या हो गया है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि क्वेश्चन को डिटेक्ट कर पाना कि क्या पूछा जाएगा। तो हमें जब तक सारी जानकारी नहीं होगी तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम उन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये बात और याद रखो कि अगर हमने वो सारी जानकारी कर ली तो हम दूसरे से बहुत ऊपर हो जाएंगे, दूसरे से, क्योंकि लोग अभी भी वो नहीं पढ़ रहे और ना ही वो पढ़ा रहे जो एग्जाम में आ रहा है। अभी भी वही चल रहा है पुराने वाला, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं, आते रहे वहां से क्वेश्चन लेकिन अब नहीं आ रहे, लोग अपने को अपडेट नहीं कर पा रहे। तो हमने क्या करके चलना है, अपने को अपडेट करना है। आपने भी मुझे सुझाव देते रहना है कि सर ये और पढ़ना है हमने अभी, तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप भी पेपर देखते रहे, मैं भी पेपर देखता रहता हूँ और लेटेस्ट टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं कराता रहूंगा आपको, परेशान मत होइएगा। ठीक है, बस मेहनत करते रहिएगा आप मेरे साथ। आगे हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, बाकी गलती छोटी मोटी कभी हो जाती है, जैसे अभी हो गई तलवंडी वाली, ठीक है, हाँ, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दिया करो, मैं शहर से स्वीकार करता हूं अगर कोई गलती होती है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर अर्थात जीबी नगर, इसकी अगर बात करें तो ये वही जनपद है, हाँ ये वही जनपद है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है प्रदेश में। मैंने आपको बताया था ना, जिसका लिंगानुपात सबसे कम है लेकिन साक्षरता इसकी सबसे ज्यादा है। और जो दशकीय वृद्धि दर भी थी वो भी सबसे ज्यादा थी। दशकीय वृद्धि दर आपको पता है कि 49.29 इस जनपद की, साक्षरता 80.12 थी साक्षरता, और लिंगानुपात 851 था। देखो मुझे सारा डाटा याद है, 851 था। तो ये सारी चीज क्या है, ये इस जनपद के कुछ विशेष रिकॉर्ड हैं। और इसका मुख्यालय देखा जाए तो नोएडा में इसका मुख्यालय है। और नोएडा की बात करें तो 1976 को नोएडा की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे चलते हम लोग, हाँ आगे चलते हैं हम लोग। और गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहे थे, तो गौतम बुद्ध नगर में अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर में एक जगह पड़ती है, इसका नाम है जेबर। क्या है? जेबर। बीते दिनों में जेबर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मान्यता दी गई राज्य परिषद के द्वारा। राज्य परिषद के द्वारा 22 मई 2019 को, 22 मई, बहुत समय से लंबी चर्चा चल रही थी, फाइनली 22 मई 2019 को राज्य परिषद के द्वारा, फाइनली 22 मई 2019 को राज्य परिषद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय, जेबर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मान्यता दे दी गई। जेबर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मान्यता दे दी गई। क्या दे दिया गया? जेबर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मान्यता दे दी गई, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मान्यता दे दी गई। आपको बता दूं इस एयरपोर्ट का रिकॉर्ड, यहां पर 6 रनवे होंगे और इस लिहाज से ये विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल किया जाएगा। यहां पर क्या होंगे? 6 रनवे होंगे और इस लिहाज से ये विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में गिना जाएगा। और सबसे बड़े मतलब उनमें से एक, सबसे बड़ा नहीं होगा, सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक होगा और भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा कौन सा? आपका जेबर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जेबर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा से करीब आपका 50-60 किलोमीटर दूर होगा, आगरा की तरफ जब आप जाएंगे, यमुना एक्सप्रेसवे की आप तरफ जाएंगे, यमुना एक्सप्रेसवे से आप जा सकते हैं जेबर।
ठीक है, ग्रेटर नोएडा से या नोएडा से, ठीक है, ग्रेटर नोएडा से जा सकते हैं आप यमुना एक्सप्रेस के माध्यम से। जब आगरा जाते हैं तो आपका जेवर रास्ते में पड़ता है और वहीं पर आपका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? वहीं पर आपका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 22 मई 2019 को इसकी अनुमति दे दी गई, इसके टेंडर पड़े और एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है ज्यूरिच, इसको भी पूछा जा सकता है। एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है ज्यूरिच, ज्यूरिच एयरपोर्ट ग्रुप, क्या है? ज्यूरिच एयरपोर्ट ग्रुप, इसने बोली सबसे ज्यादा लगाई और इसको बनाने का, विकसित करने का टेंडर ज्यूरिच को मिला है। किसको मिला है? इसको बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने का या एयरपोर्ट तैयार करने का जो टेंडर मिला है, जो ठेका मिला है, वो स्विट्जरलैंड की कंपनी को मिला है। किसको मिला है? स्विट्जरलैंड की कंपनी को मिला है। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्या रखेंगे याद? आप ये भी याद रखेंगे कि किस कंपनी को इस एयरपोर्ट को विकसित करने का ठेका दिया गया है, ठेका दिया गया है। तो गौतम बुद्ध नगर इस लिहाज से काफी चर्चा में रहा था पिछले समय पर, ठीक है। चलिएगा, अगर ज्यूरिच की बात करें हम लोग तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2000 को, ठीक है। लगभग 19-20 साल पुरानी ये कंपनी है और इसको ये क्या दिया गया? ठेका दिया गया। ये अपने आप में अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट में से एक होगा या भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, है ना, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं हम लोग ग्रेटर नोएडा की। किसकी बात करते हैं? ये तो जनपद की बात कर रहे थे क्योंकि जेवर ग्रेटर नोएडा में तो है नहीं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर जनपद में तो है। अब हम शहर की बात करेंगे, ग्रेटर नोएडा की बात करेंगे। ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1991 में और 2000 दूसरा फेज 2006 में, दूसरा फेज इसका 2006 में स्थापित किया गया था। ग्रेटर नोएडा, नोएडा की ही तरह एक और मास्टर प्लान के तहत बसाया गया शहर और भारत के बेहतरीन शहर में से एक, प्लानिंग के तहत बसाया गया, जिसमें हर चीज़ की एक जगह डिसाइड है, कितने % पर इंडस्ट्रीज होंगी, इतने % रेजिडेंशियल एरिया होगी, 25% हरियाली होगी, यहाँ पर पार्क वगैरह बनी होंगी। तो यहाँ पर एक काम हुआ 9 मार्च 2019 को। क्या हुआ? 9 मार्च 2019 को, हाँ 9 मार्च 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान की स्थापना की, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान, आर्कियोलॉजी इंस्टीट्यूट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान की स्थापना की, ठीक है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि 9 मार्च 2019 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की। साथ के साथ सिटी सेंटर से लेके इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक मेट्रो का लोकार्पण किया। क्या किया? सिटी सेंटर, नोएडा के सिटी सेंटर से लेके ग्रेटर नोएडा के इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक, ग्रेटर नोएडा के इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक मेट्रो का, इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक मेट्रो का लोकार्पण किया, ठीक है, मेट्रो का लोकार्पण किया। इंपॉर्टेंट जानकारी ये वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। ये पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है, क्योंकि ये न्यू वर्तमान में लेटेस्ट है, तो आपके ग्रेटर नोएडा में की गई है। इसकी स्थापना किसने किया, उद्घाटन किसने किया, ऐसे कह सकते हैं। तो किसने किया? आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं मथुरा के बारे में। मथुरा में एक इम्पॉर्टेंट
काम किया गया है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मथुरा की अगर हम लोग बात करें, तो अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा आपका वही जनपद है जिसकी एक तरफ सीमा राजस्थान से लगती है। मथुरा क्या है, पहले मथुरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं मैं। मथुरा आपका वही जनपद है जिसकी एक तरफ सीमा राजस्थान से लगती है, एक तरफ सीमा हरियाणा से लगती है, एक तरफ सीमा हरियाणा से लगती है, और उत्तर प्रदेश का सबसे शुष्क जनपद में गिना जाता है। अर्थात यहाँ पे सबसे कम बरसात होती है, सबसे कम बरसात होती है यहाँ पर सबसे कम बरसात होती है। लगभग 54.7 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, लगभग 54.7 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पर 16 नवंबर 2018 को, यहाँ पर 16 नवंबर 2018 को हाथियों के लिए, जो हाथी होते हैं ना, हाथियों के उपचार के लिए हाथी हॉस्पिटल खोला गया। ये अपने आप में अपनी तरह का भारत में पहला हॉस्पिटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? अपने आप में भारत में पहला हॉस्पिटल है, ठीक है, विशेष हॉस्पिटल है भारत में अपने आप में। इसको मथुरा में खोला गया जहां पर बीमार हाथियों का इलाज किया जाएगा, जहां पर बीमार हाथियों का इलाज किया जाएगा। ये हॉस्पिटल खोला गया मथुरा में। एक तहसील है, ब्लॉक है जिसका नाम है फरा, आगरा रोड पे। जब आप आगरा की तरफ जाएंगे, इस फरा तहसील, फरा ब्लॉक के चुरमुरा गांव में, कहां पर? फरा ब्लॉक के चुरमुरा गांव में। जनपद तो मथुरा है ना। बड़ी न्यूज इसलिए है, अब हॉस्पिटल कोई बड़ी न्यूज नहीं है, लेकिन बड़ी न्यूज इसलिए क्योंकि हाथियों के लिए खोला गया है, और भारत में ये अपने आप में ये पहला हॉस्पिटल है जो हाथियों का इलाज करेगा, हाथियों के लिए स्थापित किया गया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया, या भारत के किस शहर में या किस स्थान पर हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया, जो कि भारत में अपने आप में अपनी तरह का पहला हॉस्पिटल है। तो आप याद रखेंगे पहले तो 16 नवंबर 2018 को, कब? 16 नवंबर 2018 को इस हॉस्पिटल की शुरुआत की गई, जो कि हाथियों के इलाज करेगा। क्या करेगा? बूढ़े हाथियों को, घायल हाथियों का, बीमार हाथियों का इलाज करेगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ, इलाज करेगा। लगभग 12,000 स्क्वायर फीट की क्षेत्र में बना हुआ है, 12,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में बना हुआ है आपके मथुरा के चुरमुरा गांव में। ब्लॉक पड़ती है फरा, फरा पड़ता है जब आप शायद मथुरा से आगरा की तरफ जाओगे तो इसी पे पड़ता है, NH2 पे आपका फरा। चलिए आगे चलते हम लोग, हाँ आगे चलते हैं। तो इसको याद रखेंगे। मथुरा में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मैं बताता हूं आपको क्या है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, भारतीय बकरी संस्थान। क्या है? भारतीय बकरी संस्थान, ठीक, भारतीय बकरी संस्थान। भारतीय बकरी संस्थान कहां पर है? मथुरा में है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, भारतीय बकरी संस्थान मथुरा में स्थित है। इसको मिटा देता हूं। अब हम आते हैं आगे सहारनपुर, आगे आते हैं हम लोग सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर की अगर हम लोग बात करें तो सहारनपुर आपका वही जनपद है जिसकी एक तरफ सीमा उत्तराखंड से मिलती है, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश से मिलती है, तीसरी तरफ आपकी किससे मिलती है? तीसरी तरफ आपकी मिलती है आपके हरियाणा से। तो 3 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है, 3 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है, और यहीं से यमुना नदी प्रवेश भी करती है। यहीं से, यहाँ की एक जगह है फैजाबाद से, जो कि सहारनपुर में ही पड़ती है, फैजाबाद से ही यमुना नदी हमारे प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। तो सहारनपुर की हम लोग बात कर रहे थे। 30 सितंबर 2018 को यहाँ पर कुछ होता है, और क्या होता है? 30 सितंबर 2018 को देखो, भारत की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने एक योजना चलाई थी, जो शौचालय बनवाए गए थे गाँव गाँव, हर शहर में, हर गाँव में। जिनके पास शौचालय नहीं है उनको सबको शौचालय दिए जाएंगे, उनको सबको क्या दिया जाएगा? शौचालय दिए जाएंगे। तो जो सहारनपुर था, क्या था? सहारनपुर पूरा का पूरा जो मंडल था, सहारनपुर मंडल की पूरे की बात कर रहे हैं। इसमें जितने, इसमें लगभग 3 जनपद आते हैं, तो सहारनपुर मंडल की मैं बात कर रहा हूं। तो सहारनपुर पूरे के पूरे मंडल को शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया, और अपने आप में ये पहला मंडल बना, अपने आप में ये पहला ODF बना, ठीक है, हाँ, ओपन डिफेक्शन फ्री बना। तो सहारनपुर मंडल को 30 सितंबर 2018 को योगी आदित्यनाथ ने पहला ऐसा मंडल घोषित किया। योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने
पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त घोषित किया। तो पहला मंडल अगर पूछा जाए तो सहारनपुर होगा। खुले में शौच मुक्त घोषित किया इसको, ठीक है, खुले में शौच मुक्त घोषित किया, अर्थात ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित किया, ठीक है, ODF डिक्लेयर किया इसको, ओपन डिफेक्शन फ्री किया। आपको पता होगा कि भारत की सरकार ने पिछले 6 सालों में लगभग भारत में 12 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं, लगभग 12 करोड़ टॉयलेट बना दिए हैं। भारत में कितने बनाए? लगभग इन्होंने 12 करोड़ टॉयलेट बनाए पिछले 6 सालों में, ठीक है। तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी याद रखेंगे। तो सहारनपुर मंडल को प्रदेश में पहला ऐसा मंडल डिक्लेयर किया गया जो पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त हुआ, ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित किया गया इसको, ठीक है। आगे चलते हम लोग, ठीक, आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूं। हाँ, सहारनपुर, ठीक है भाई, चलो हाँ आगे चलते हैं। वाराणसी की कुछ बात कर लेते हैं। वाराणसी की अगर हम बात करें तो इसको घाटों का शहर कहते हैं, मंदिरों का शहर कहते हैं, घाटों का शहर कहते हैं। यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये पूछा जाता है, ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ पर 80 घाट वगैरह है। ये वरुणा और 80 दो नदियों के बीच में है, इसीलिए इसका नाम पड़ा वरुणा प्लस 80, इसलिए शहर का नाम पड़ा वाराणसी, ठीक है। देखा जाए तो एक तरफ गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है, ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे भी है, तमाम घाट हैं यहाँ पर। बाकी ये सवाल नहीं था हमारा। सांसद की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ से अभी सांसद हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी जी अभी यहाँ से सांसद हैं। कहाँ से? वाराणसी से। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि इसको घाटों का शहर या मंदिरों का शहर कहते हैं। यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर है जिसको अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। आगे वरुणा और 80 दो नदियों के बीच में, इसलिए इसको वाराणसी कहा जाता है। बाकी गंगा नदी के किनारे, और यहाँ के सांसद वर्तमान में कौन है? यहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन हमारी बात ये नहीं है, हमारी बात ये है 1 सितंबर 2018 को, कब? 1 सितंबर 2018 को प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इसी शहर से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, कौन सी बैंक? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहाँ से लॉन्च की गई? पेमेंट बैंक, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च किया गया। भारतीय डाक भुगतान बैंक, इसको हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है, भारतीय डाक भुगतान बैंक, हाँ, भुगतान बैंक, इसको लॉन्च किया कब? 1 सितंबर 2018 को। किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने। कहां से किया? वाराणसी से। कहां से किया मेरे भाई? वाराणसी से। तो ये क्वेश्चन आया था पिछले अभी किसी एग्जाम में, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की लॉन्चिंग की गई वाराणसी में प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इसमें होता क्या है कि आप यहाँ पर ना घर बैठे सारी सुविधाएं ऑनलाइन अपने फोन पर ही कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके बिना किसी ज़्यादा इंक्वायरी के, बिना किसी ज़्यादा जानकारी दिए, सिर्फ आधार कार्ड लेके जाओ, तुरंत के तुरंत आपका अकाउंट यहाँ पे अभी भी खुल जाता है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक आधार कार्ड लेके जाना है, तुरंत आपका अकाउंट खुल जाएगा यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। और इसके लिए आपको अपने नज़दीकी डाकघर में जाना होगा। जो नज़दीकी कोई भी डाकघर होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, वहाँ पर आपको जाना होगा और ये तुरंत खोल के आपका, और ATM कार्ड भी दे देंगे साथ में, और लेके चले आओ। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की लॉन्चिंग योगी आदित्यनाथ के द्वारा 1 सितंबर 2018 को प्रदेश के वाराणसी में की गई थी। वैसे तो देश स्तर पे मोदी जी ने की थी, लेकिन हमारे प्रदेश में शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। आगे चलते हैं, ठीक है, हाँ, यहां तक समझ आया? आगे चलते हैं हम लोग। चलिए हम आगे चलते हैं, और आगे हम लोग बात करेंगे कुछ और। हाँ, आगे हम लोग बात करेंगे नोएडा की।
हमने ग्रेटर नोएडा की बात कर ली, हमने गौतम बुद्ध नगर की बात कर ली, ठीक है, हमने गौतम बुद्ध नगर की बात कर ली, हम ग्रेटर नोएडा, हम नोएडा की बात और कर लें। ये बात है 14 से 18 अक्टूबर, 14 से 18 अक्टूबर 2018 में। हाँ चलो, इटावा सफारी कह रहे हैं सर, इटावा सफारी, इटावा सफारी पे ही बात करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएड क्लास, बीएड क्लास भी बहुत जल्दी, आप में से बहुत सारे कितने लोग आएंगे बीएड का अगर हम लोग क्लास शुरू करते हैं? क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये टाइम है कि यहाँ पर अभी बीएड की आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बीएड की तैयारी और बीएड आपको कर लेनी चाहिए, चाहे बीटीसी करो चाहे बीएड करो, मुझे लगता है कर लेनी चाहिए, क्योंकि नौकरी वहाँ पर बहुत आसान है। टेट और सीटेट के बाद, टेट सीटेट के बाद, यूपी टेट सीटेट के बाद आप बहुत ईजिली नौकरी ले सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे थे नोएडा की। तो नोएडा में 14 से 18 अक्टूबर 2018 को हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, क्या हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन, निर्यात अर्थात एक्सपोर्ट संवर्धन परिषद के द्वारा, ये है क्या, ये भारत की एक शीर्ष संस्था है। क्या है? परिषद। ये भारत की एक शीर्ष संस्था है, भारत की एक शीर्ष संस्था है जो हस्तशिल्प से संबंधित जो हमारे उत्पाद होते हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देती है, उनके निर्यात को बढ़ावा देती है, उनकी क्वालिटी को बताती है दुनिया को, उनके निर्यात को बढ़ावा देती है ताकि उनकी दुनिया के देशों में मांग हो सके। तो हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा नोएडा में विश्व का सबसे बड़ा मेला IHGF दिल्ली, IFGH नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प से संबंधित दुनिया में सबसे बड़ा मेला IHGF, दुनिया का सबसे बड़ा मेला IHGF दिल्ली, ठीक है, पूरा नाम है इस मेले का IHGF दिल्ली का आयोजन किया। किसके द्वारा? हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, जो कि भारत की एक शीर्ष संस्था है कि कैसे हस्तशिल्प से संबंधित उत्पादों का निर्यात बढ़ाया जाए, कैसे हस्तशिल्प से संबंधित उत्पादों का निर्यात बढ़ाया जाए। तो इसी के लिए इन्होंने क्या किया, दुनिया का सबसे बड़ा मेला, ये हस्तशिल्प से संबंधित सबसे बड़ा मेला था दुनिया में, कहाँ पर किया? दिल्ली में, जिसका नाम था IHGF, दिल्ली में इसका आयोजन किया। तो अगर पूछा जाए कि हस्तशिल्प से संबंधित दुनिया का सबसे बड़े मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आपके नोएडा में किया गया। ये किया गया 14 से 18 अक्टूबर 2018 को, 14 से 18 अक्टूबर 2018 को। किसके द्वारा? हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा, हस्तशिल्प संवर्धन निर्यात परिषद के द्वारा ये किया गया, ठीक है भाई। चलिएगा, हाँ, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट जानकारियां थी मेरे पास अब खत्म हो गई। मेरे पास इंपॉर्टेंट जो जानकारियां थी वो मेरे पास अब खत्म हो गई, और मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हुआ है जो यहाँ पे कराना चाहिए, ठीक है। अब कल हमारा जो टॉपिक होगा करंट अफेयर का कुछ और होगा, ठीक है। अभी भी हमारी कुछ ऐसी सबमिट बची हुई है, कुछ कार्यक्रम बचे हुए। आज हमने चर्चित स्थल कराए, आज हमने क्या कराया? चर्चित स्थल कराए। कल एक और शानदार सी क्लास होगी आपकी, एक और करंट अफेयर की शानदार सी क्लास होगी, लेकिन मैं हाँ अब क्या करें? अब कुछ मत करो, क्लास को लाइक करो, सभी लोग लाइक करो, शेयर करो क्लास को। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी देखो, एक दिन आते हो आप 6 बजे वाली क्लास में, अगले दिन नहीं आते। 6 से 6:30 बजे वाली क्लास में एक दिन आते हो, फिर अगले दिन नहीं आते आप, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते, बहुत अच्छी बात नहीं है। बाकी के एक जीके की क्लास होती है,
11 बजे और DRDO MTS की क्लास होती है, ठीक है। तो आप अगर DRDO MTS का हमने अभी नोटिफिकेशन भी किया था, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो DRDO MTS का आप सभी विद्यार्थी फॉर्म भर देंगे और फॉर्म भरने के बाद इसकी तैयारी में लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारी क्लासेस आपको दी जाती हैं। बाकी यूपी पुलिस की तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, आप अगर हेड कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं या DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास एक एप्लीकेशन पर कोर्स भी है, उसे भी परचेज कर सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग यूपी पुलिस की तैयारी में जी जान से लगे हुए, तो बहुत खुशी होती है आपको देख के कि इतने मन से, इतने लगन से आप तैयारी कर रहे हैं और डेली टाइम पर क्लास आते हैं। बस यही कंटिन्यूटी आप एग्जाम तक बनाए रखो सारी क्लासेस में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्लास में, क्योंकि एक क्लास से आपका भला नहीं होगा। आपको हिंदी भी पढ़नी होगी, यूपी जीके भी पढ़नी होगी, आपको रीजनिंग मैथ सभी कुछ पढ़ना होगा, तब आपका क्या होगा, भला होगा। साइंस भी आपको पढ़नी होगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक यहाँ पे एक एक नंबर बचाना, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है चीजें। हाँ, प्रमुख पर्यटन स्थल, भाई सब चीज कराऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। इधर हमने सुपर टेट की आपकी क्लासेस शुरू कर दी हैं, सुपर टेट की क्लासेस को शुरू कर दिया गया है। यूपी सुपर टेट की क्लासेस हमने टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर, टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर पर शुरू कर दी हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर पर हमने क्लासेस को शुरू कर दिया है, टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर पर हमने क्लासेस को शुरू कर दिया है, तो आप इन चीजों को देखेंगे। टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर पर हमने क्लासेस को शुरू कर दिया है, तो आप वहां पर जाके क्या करेंगे, इसको देखेंगे। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे और बहुत दिन से इस क्लास के इंतजार में थे, बाकी आप में से कई सारे लोगों की एक क्वेरी आ रही है कि आप बीएड की शुरू नहीं कर रहे अभी, तो बहुत जल्दी हम लोग बीएड की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। आप सभी को बता देंगे कि बीएड की क्लास हम लोग बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, ठीक है भाई। सिरेमिक सिटी खुर्जा को कहते हैं भाई, पागल बाबा का मंदिर मथुरा में है, ठीक है। सिरेमिक सिटी खुर्जा को कहा जाता है। रीजनिंग का टाइम रहता है तो कोई बात नहीं, आप रीजनिंग पढ़ो 11 बजे, अच्छी बात है, रीजनिंग पढ़नी है आपको। हाँ, बाकी टाइम मिले, रीजनिंग के बाद क्लास नहीं कर रहे हो तो क्लास ले लो। बुंदेलखंड में कौन से जिले आते हैं? बुंदेलखंड के अगर जिलों की बात करेंगे हम लोग तो बुंदेलखंड में हमारे जिले झांसी आता है, ललितपुर आता है, चित्रकूट आता है, हमीरपुर आता है, महोबा आता है, बांदा आता है। ये सभी क्या है? ये सभी बुंदेलखंड के जनपद हैं, ठीक है भाई। ये सभी क्या है? बुंदेलखंड के जनपद हैं। हाँ हाँ, जो लोग कह रहे हैं ना कि वृंदावन में, बिल्कुल सही बात है, वृंदावन में, लेकिन वृंदावन मथुरा में ही आता है, मथुरा का ही एक छोटा सा कस्बा है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें वृंदावन ऑप्शन नहीं था, मथुरा ही ऑप्शन था, ठीक है, इसलिए मैंने मथुरा बताया आपका। हाँ, और कोई सवाल है आपका? हाँ, एक क्वेश्चन है, बताइए क्या क्वेश्चन है? हाँ, जालौन भी आता है उसी में। हाँ, कह रहे हैं हमेशा रहता हूं क्लास में, बहुत अच्छी बात है, क्लास में रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि तभी क्या होगा, सपना आपका पूरा होगा। पर्यटन स्थल पर चर्चा, नीरज तिवारी, पर्यटन स्थल पर चर्चा करें। भाई मैं पूरा चैप्टर कराऊंगा पर्यटन स्थल का, परेशान क्यों होते हो, ठीक है। ब्रज में कौन कौन से जिले आते हैं? ब्रज में आपका मथुरा आता है, थोड़ा बहुत हाथरस का पार्ट आता है, थोड़ा बहुत आगरा का पार्ट आता है। ब्रज क्षेत्र हम जिसे कहते हैं, इसमें मथुरा का क्षेत्र आता है पूरा, और हाथरस का थोड़ा बहुत क्षेत्र आता है भाई, ठीक है। कह रहे हैं अलीगढ़ के बारे में बताओ, तो अलीगढ़ के बारे में क्या बताना है? अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। अलीगढ़ की सीमा देखें तो एक राज्य के साथ शेयर करता है, हरियाणा के साथ, ठीक है। और बताओ। हाँ चलिएगा, आप यहीं तक रखते हैं हम लोग, और लाइक करके जाएंगे क्लास को सभी विद्यार्थी, शेयर करेंगे सभी विद्यार्थी, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।